दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। 8 मार्च पूरी दुनिया ने इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया और 2 मार्च को पहले मंगलवार को हमने ये डिक्लेयर किया था कि ये पूरा महीना हम वुमेन से सीखने वाले हैं, उनसे इंस्पायर होने वाले हैं। और 2 मार्च को हमारी मेहमान थी मनीषा मिश्रा, हेल्थ एक्सपर्ट जो मुंबई से हैं। 9 मार्च को हमारे साथ में थी दीपल पथरावाला, जो डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 20-22 सालों से एक बहुत बड़े मुकाम पे हैं और एक बहुत बड़ा चेहरा है स्पेशली वुमेन्स में। उसके बाद में 16 मार्च को हमारी मेहमान थी गुंजन साउट्स, जिनका गुंजन साउट्स के नाम से यूट्यूब चैनल है। शायद 8 लाख के लगभग उनकी फॉलोअरशिप है और बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा काम कर रही है गुंजन। और उसके बाद में फिर 23 तारीख को हमारे बीच में थी शिल्पा गुप्ता, जिन्होंने जब डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बनी उस समय वो फिक्की में थी और उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया और बहुत सारी बातें हमने उनसे किया। और आज एक और बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा हमारे बीच में है, जिनके पास में न केवल मात्र फिक्की का एक्सपीरियंस है अपितु हिंदुस्तान की वन ऑफ द लीडिंग जो एसोसिएशन है उसकी वो सदस्य रही। तो आज आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारी मेहमान हैं छवि हेमंत, जो फिक्की में जिन्होंने रिटेल को हेड किया और दूसरी कई सारी इंडस्ट्रीज में रही 2002 से 2008 तक, और वहां से सीधे वो चले गए आईडीएस से, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में, और वहां पे उन्होंने जनरल सेक्रेटरी, जो एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है एसोसिएशन में, वहां पे वो 2008 से और 2015 में वहां पे रही। मैम, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच में है जिन्होंने फिक्की के साथ बहुत क्लोजली काम किया, कॉर्पोरेट्स का क्या कल्चर रहता है वो आपने बखूबी देखा है। और फिर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसका काम ही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बेहतर लेके करना और उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाना और इंडस्ट्री की आवाज सरकार तक पहुंचाना, तो उस महत्वपूर्ण मुकाम पे आप हैं। और अभी मौजूदा समय में छवि मैम की अपनी कंसल्टिंग फर्म है ईबीएस इंडिया इंक के नाम से, जिसमें वो आज भी अलग रूप से डायरेक्ट सेलिंग की सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले चैट विद सुरेंद्र वत्स में मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सुरेंद्र, आपने हमें बुलाया। आप और मैं सबको बोलना चाहूंगी, सुरेंद्र वत्स जी ने बहुत फॉलो अप किया है। जनवरी से मेरे से बात कर रहे हैं, ये मेरे ऑफिस और इनकी बातचीत चल रही है। सो फाइनली वुमेन्स डे के महीने में तो मैं मना कर ही नहीं सकती। सो मैं आप सब लोगों के सामने आ रही हूँ इनसे बात करने के लिए। इनका चैनल काफी इंटरेस्टिंग है और काफी शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, तो उससे काफी सारे लोगों को जिनको हिंदी नहीं आती है तो थोड़ा थोड़ा और ज्यादा समझने को मिलती है। और बहुत फॉलोअर्स हो गए हैं और डायरेक्ट सेलिंग की जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह, वो उन सबको लेकर आते ही आते हैं। तो उसके लिए कुडोज टू यू। एंड अभी हम देखते हैं आगे और क्या क्या अपने नए नए मुकाम हासिल करने हैं। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। थोड़ी सी मैं आपको, चूंकि देखिए आप इंडस्ट्री से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं और हमारा ये चैनल जब हमने शुरुआत किया उसके पीछे मकसद ये था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोगों को एक मंच पे लेके आना और सभी से सीखना, अलग अलग कंपनियों के लीडर से सीखना, और जो इंडस्ट्री की नब्ज को पहचानते हैं, जो इंडस्ट्री की गहराई को जानते हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री के लिए अब तक बहुत कुछ किया है, उन सब से मिलना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और उनसे सीखना आगे, उनके विजन के साथ में अपना विजन मिलाने का प्रयास करना। तो ये हमारा उद्देश्य था मैम। और 1 जनवरी 2019 को हमने हमारा पहला एपिसोड प्रीमियर किया था। मंगलवार का दिन था, रात को 8 बजे, और तब से लेके अब तक लगातार हम लोग बगैर रुके एपिसोड लेके आ रहे हैं। और ये आपका जो एपिसोड है ये 114वां एपिसोड है, 114 इसका एपिसोड का नंबर है। और इसमें अगर मैं कुछ लैंडमार्क एपिसोड की बात आपसे करूं तो ऐसे कुछ चेहरे हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मोहम्मद जाकिर हुसैन, जो डायरेक्टर थे जब गाइडलाइन बनी, तो उनको हमने हमारे एपिसोड नंबर 25 में, सिल्वर जुबली में, हमने जाकिर सर को बुलाया था। और वो पहले एक ऑफिसर थे जो मतलब ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने बड़े खुल से दिल से बातचीत की। और हमारे
50वें एपिसोड में मैम हमने इनवाइट किया था उनके भी ऑफिसर हेम कुमार पांडे जी को, जो सेक्रेटरी थे उस समय, आप बखूबी उनको अच्छे से जानते हैं। तो हेम पांडे सर हमारे 50वें एपिसोड में मेहमान थे। और 75th एपिसोड में हमने इंडस्ट्री से बाहर के लोगों को हमने बुलाया, और हमारे मेहमान थे, एक बहुत बड़ा नाम है इस समय हमारे देश में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। और वो अपने प्लेटफॉर्म बड़ा बिजनेस के माध्यम से बहुत सारे लोगों को एजुकेट करते हैं। तो डॉक्टर बिंद्रा हमारे 2 एपिसोड में लगातार मेहमान रहे, 75th में भी और 76th में भी। और 77th एपिसोड में थे डॉक्टर उज्जवल पाटनी। उनके भी लगभग 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब चैनल पे, उनका बहुत बड़ा नाम है। और कुछ मैं और नाम लूं तो बिजोन मिश्रा जी को आप जानते हैं अच्छे से, तो बिजोन मिश्रा जी हमारे मेहमान रहे। और जितनी भी एथिकल कंपनियां हैं मैम इंडिया में, जो आपकी मैक्सिमम जो आईडीएसए की मेंबर कंपनियां हैं, वो एफडीएसए की मेंबर कंपनियां, उनकी जो टॉप लीडरशिप है, जो टॉप एथिकल लीडरशिप है, उन सबको हम लोग इस मंच के माध्यम से अब तक हम बुला चुके हैं। और आज फिर हमारे लिए बड़ा दिन है कि एक उन सभी नामों में एक और नाम आज जुड़ रहा है, छवि हेमंत जी का। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। हम लोग आगे बढ़े। देखिए, मैंने आपको जब भी सुना है, आपको मैंने हमेशा इंग्लिश में ही बातचीत करते हुए सुना है, और आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं आप। जितना अच्छे से आप इंग्लिश बोलते हैं उससे ज्यादा कहीं हिंदी आप बोलते हैं। और व्यूवर्स ने भी बहुत बार, जितने भी लीडिंग न्यूज चैनल हैं हमारे, उनमें आपने छवि हेमंत जी को जरूर सुना होगा। डायरेक्ट सेलिंग का पक्ष रखने की जब बातचीत आती थी तो मीडिया का फेस हमेशा छवि हेमंत रही हैं। तो सबसे पहले मैम, हम आपकी अब तक की जो जर्नी है, लाइफ जर्नी, उसके बारे में जानना चाहते हैं। पर्सनली मेरी बहुत इच्छा है, आप आज इस मुकाम पे हैं, कहाँ जन्म हुई, क्या एजुकेशन रही, और कैसी रही अब तक की ये यात्रा? सबसे पहले तो सब लोग को आभार, जो सब लोग मेरे को सुन रहे हैं। और मैं बहुत एक छोटे से शहर यूपी, जिसको ज्यादातर लोग उल्टा प्रदेश से बोलते हैं, लेकिन मैं वहीं पैदा हुई, गाजियाबाद में। और वहां से हम लोग चले गए थे मेरठ। तो मेरठ में मेरी जो है एजुकेशन हुई है, जहाँ पे मैं सोफिया कॉन्वेंट स्कूल में थी, और मैंने 8वीं तक वहीं पे पढ़ाई लिखाई करी। और जबकि मेरठ को सोचा जाता है कि बहुत पिछड़ा हुआ शहर है, लेकिन ऐसा था नहीं। तो इसलिए मेरठ में मैं गर्ल्स कॉन्वेंट में पढ़ी, और मैंने बहुत कुछ सीखा। जो आप इंग्लिश मेरी सुनते हैं या कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, तो वो मैंने सोफिया कॉन्वेंट स्कूल से ही सीखा। उसके बाद हम लोग फरीदाबाद आ गए, मेरे फादर की ट्रांसफर हो गई थी, और वहां पे मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ी। और आगे जाके फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी, और हाल ही में 2018 में मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया है फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। सो इस माध्यम से मैंने ये स्पेसिफिकली क्यों बोला, जो मेरे को सुन रहे हैं लोग, अपस्किलिंग करते रहिए, अपने साथ कुछ ना कुछ नया जोड़ते रहिए। उम्र का ये मत सोचिए कि हाय अब उम्र हो गई, बच्चे हो गए, कैसे पढ़ाई होगी, काम है, ये सब चीजें ना सोचे। इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली बोला कि मैंने पढ़ाई 2018 में खत्म नहीं करी, बस एक चीज ऐड करी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ और भी मैं आगे करती रहूंगी। उसके बाद मेरा जो करियर है वो शुरू हुआ 1993-94 में। 93 सितंबर 93 में मैंने अपना फर्स्ट जॉब किया फुल टाइम, जिसको बोलेंगे एज एन एम्प्लॉय। दैट वाज विद डीएचएल वर्ल्ड वाइड। और उससे पहले भी राइट फ्रॉम द एज ऑफ 18 कहीं ना कहीं मैं एज अ हॉस्टेस, एज अ सेल्स गर्ल और ट्रेड फेयर, सब जगह मैंने काम किया। तो फाइनल ईयर जब मेरा आया ग्रेजुएशन का, तब मैंने ये ज्वाइन किया डीएचएल, एंड बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे को सुबह सुबह 8 to 2 का मेरा शिफ्ट था, एंड मैं अबाउट 25 गर्ल्स के साथ आई वाज द यंगेस्ट एम्प्लॉय ओवर देयर। तो वहां पे भी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। उसी के बाद मैंने टीएनटी लॉजिस्टिक्स कंपनी में ज्वाइन किया 94 में, और वहां एक बहुत बहुत अच्छी बात हुई, मुझे मेरे फ्यूचर पार्टनर मिले, और 95 में मैंने अपने हस्बैंड के साथ शादी करी, जो भी वहां टीएनटी में काम करते थे। और उसके बाद मैंने टीएनटी छोड़ दिया, क्योंकि ये मैं सब महिलाओं के लिए बोल रही हूँ। आई नेवर वांटेड टू बी, मैं कभी भी अपनी जो छवि है, या अपनी जो इमेज है, या मैं किसी की शैडो में नहीं रह सकती हूँ। आई एम माई ओन सेल्फ। तो इसलिए मैंने टीएनटी छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने रैविसॉ, जो कि फैशन कंपनी है, एकदम डिफरेंट, उसमें काम किया 1-1.5 साल के लिए। फिर ऑफ कोर्स आई वाज वेरी डिलाइटेड, आई हैड अ बेबी। तो 2-2.5 साल हमने काम नहीं किया। उसके बाद फिर हमने काम शुरू किया
एंड फाइनली फिर फिकी में इनफैक्ट आईटी इंडस्ट्री में मैंने काम किया, और वो भी यूएस में जाके मैंने 6-7 महीने वहां पे एक नई कंपनी खोली। इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव थी मैं वहां पर। तो मेरा ये मानना है, और उसके बाद मैंने फिक्की ज्वाइन किया। सो इट्स लाइक अ फुल सर्कल, तो कुछ भी ऐसा नहीं बचा। तो मुझे लगता है एक रॉकेट साइंस जिसमें डेफिनेटली नासा और इन सब की एजुकेशन की जरूरत है, उसके अलावा अगर कोई भी जना कुछ भी करना चाहे, आपका जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड रहा हो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका मन होना चाहिए करने का। और हम लोगों के टाइम पे तो गूगल होता नहीं था, तो अब तो सबके सामने गूगल है। तो अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो जरूर सीखिए, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो मेरा ये मेरी छोटी सी जर्नी रही है अभी तक। और फिकी में मैंने जैसे बताया सुरेंद्र वत्सटी ने कि मैंने 8 साल वहां काम किया। फिकी में मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत ज्यादा कुछ सीखा। वहां पे बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर अमित मित्रा जो आजकल फाइनेंस मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल में, उनसे बहुत कुछ सीखा और बहुत डांट भी खाई, जो उस डांट की वजह से ही मैं हूँ आज जहां पर भी हूँ। तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और वहां पे एक अंबिका मैम थी, उन्होंने बहुत हेल्प किया। तो बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से आपको ये आज छवि सामने देखने को मिलती है। तो उसके बाद मैंने आईडीएस से ज्वाइन करा। वहां पे मैं जरूर थैंक करना चाहूंगी डेविड स्टैनली का और फेडरिक विडल का, क्योंकि डेविड स्टैनली जब मैंने ज्वाइन किया तो वो चेयरमैन थे, और उनसे मैंने काफी कुछ सीखा। और मैं ये मानती हूँ कि लीडरशिप जो है वो आप कोई अपने आप से सीख सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी को देख रहे हैं, जैसे कि एक बच्चा पेरेंट्स को देख के इम्बाइब करता है, वैसे ही अगर आपके लीडर्स अच्छे हैं और आप उनकी क्वालिटीज को अडॉप्ट करते हैं, तो आप अपने आप ही एक लीडर बन जाते हैं। और फेडरिक विडल और इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है आईडीएसए को आगे ले जाने में, और मुझे पूरा फ्रीडम दिया गया कि जैसे मैं चाहती हूँ वैसे काम करने को मिला। उसके बाद मेरे टाइम आ चुका था कि बहुत साल हो गए थे, 20 साल से ज्यादा मैं काम कर चुकी थी। तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ करना है। जैसे आप सब लोगों को लगता है कि अपना बिजनेस, कुछ अपना, तो उसी छोटी सी शुरुआत से 2015 में मैंने लास्ट में छोड़ दी थी आईडीएस से। और 2016 में जनवरी में मैंने अपनी कंपनी ये स्थापना की जिसका नाम है ईबीएस इंडिया इंक। और अब हमें 5 साल हो गए हैं, और इस साल यानी कि साल की शुरुआत ही है अभी, मार्च में हमने स्वावलंबिका सम्मान अवार्ड्स जो हैं वुमेन के लिए 7 मार्च को लॉन्च किए हैं। और इसमें 35 to 40 कैटेगरीज थी, हमने बहुत सारे अवार्ड्स दिए, और बहुत सी दूर दूर जगह से हमने महिलाओं को बुलाकर उनको अवार्ड दिया है। बहुत अच्छे से क्राइटेरिया रखा गया, और ये एक मेरा बहुत पुराना सपना है जो साकार हुआ। तो उसके लिए मेरी बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, और ये हो गया। इसलिए मैं बहुत बहुत आई एम एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इस साल की शुरुआत बहुत ही बढ़िया हुई है। तो ये रही मेरी लाइफ जर्नी, और आगे भी बहुत सारी चीजें आपको नई कुछ ना कुछ मेरे से काम करने को मिलती रहेंगी। इनफैक्ट कोविड-19 जिसमें सबको लगा कि सब कुछ रह गया, सब कुछ टूट गया ना, सब कुछ सच है। डेफिनेटली हम सबको नुकसान हुआ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये बोले कि मेरे को कोविड-19 से इफेक्ट नहीं हुआ या इम्पैक्ट नहीं हुआ या नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसमें से उभर के क्या आया, हमने बहुत सारी नई चीजें करी। मेंटल हेल्थ कॉग्निजेंट फोरम हमने खोला, बिकॉज बहुत सारी महिलाएं जो घर पर थी, उनको बातचीत करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था। तो उसलिए हमने जो दिल्ली के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, उनके साथ हमने करीब 30 to 40 एपिसोड्स किए ऑन एवरी संडे। खास करके संडे का दिन रखा जिससे कि शाम को महिलाएं आके बात कर सकें, खुल के बात कर सकें। और साथ ही ईबीएस इंडिया इंक ने जो वेंचर किया हेल्थ के अंदर, बिकॉज ईबीएस इंडिया इंक सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नहीं पर बहुत सारे सेक्टर्स के साथ काम करती है। एफएमसीजी, रिटेल, ई कॉमर्स, ब्रांड बिल्डिंग बहुत ज्यादा हम करते हैं, और ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट हम सब जगह सारे सेक्टर्स के अंदर उसके अंदर बताते हैं। और कंटेंट जो है हम बहुत सारी कंपनीज के लिए लिखते हैं। एविएशन भी हमारा एक सेगमेंट है जो मैंने शुरू किया, बिकॉज मेरा जो शुरुआत हुई थी करियर की वो डीएचएल और टीएनटी से थी, दैट वाज लॉजिस्टिक्स एंड एविएशन। सो इसीलिए मैंने वो भी जो है इसमें ऐड किया हुआ है। तो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, काम बहुत ज्यादा है, और लेकिन मैंने प्रॉमिस किया हुआ था सुरेंद्र वत्सटी को कि मैं जरूर आऊंगी। तो मैं यहाँ आपके सामने हूँ। यस, थोड़ी देर लग गई, बट हाँ शेड्यूल एक्चुअली में ज्यादा बिजी होता है इसलिए नहीं हो पाया, नहीं तो
आई एम क्वाइट एन अप्रोचेबल पर्सन। आप कोई भी जना मेरे से आराम से ऑफिस में कहीं पे भी बातचीत कर सकते हैं, ये सब जानते हैं मेरे बारे में। थैंक यू सो मच मैम, बहुत इंस्पायरिंग है आपकी अब तक की यात्रा और जर्नी। और आप बिजी हैं, जो काम करने वाले लोग रहते हैं मैम, उनके पास में बहुत सारे काम होते ही हैं, क्योंकि काम के बिना वो रह नहीं सकते। और दूसरी बात यही है कि वो मैनेज कर लेते हैं चीजों को, टाइम निकाल पाते हैं। तो एक बार फिर समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की आईडीएसए की जनरल सेक्रेटरी रही। और उस अनुभव के आधार पे मैं अगर आपसे ये पूछूं, आपको हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या दिखता है अगले 5 साल में, 10 साल में? आप इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को कहां पे आप देखते हैं मैम? सो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है अभी, जिसे हम लोग 12,000 करोड़ के आसपास घूम रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल में हम 20,000 करोड़ क्रॉस कर लेंगे। और फाइनली आप भी अगर आप वर्ल्ड ग्लोबली देखें तो करीब 500-600 कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग की। धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी आ जाएंगी, बट अगले से 10 साल तक मुझे उम्मीद है कि कम से कम 20-30 कंपनियां और आएंगी। क्योंकि धीरे धीरे जैसे बने, ये क्यों आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंज्यूमर आपका इंडिया में है, बेचने वाला डायरेक्ट सेलर आपका इंडिया में है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है काफी लोग ना आना चाहें, लेकिन इंडिया इज द ओनली ऑप्शन। बिकॉज चाइना में जो जिस तरह की डायरेक्ट सेलिंग होती है वो फर्क होती है, लेकिन चाइना का भी बिजनेस मॉडल अच्छा है, वो उनकी कंट्री के हिसाब से ठीक है। जो इंडिया का बिजनेस मॉडल है, जो हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो हमारा मिलता जुलता है जो बाहर के देशों में है। और बिकॉज हमारी कंट्री के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपकी जो कंपनी है वो बाइनरी होनी चाहिए या सिंगल लेवल होनी चाहिए या मल्टी लेवल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उस वजह से इंडिया एक बहुत अट्रैक्टिव जगह बन जाता है। और दूसरी बात, इंडिया में आपको प्रोडक्ट अगर बेचना है तो आप 1 रुपए का प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं और 1 लाख का प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। तो इस वजह से मेरा मानना है कि बहुत सारी कंपनी आएंगी ही आएंगी। और डेफिनेटली जो है मुझे पूरा, एंड साथ ही साथ जैसे कि कंपनी की अगर टर्नओवर, हमें ये पता है कि टर्नओवर बढ़ेगी। अब टर्नओवर कैसे बढ़ेगी? टर्नओवर तभी बढ़ेगी जब लोग जुड़ेंगे, और लोग जुड़ेंगे दैट इज वाई, बिकॉज बिना लोगों के, बिना डायरेक्ट सेलर्स के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शून्य है। और आप में से जो आज 10,000 करोड़ जो लोग हैं, या मेरे हिसाब से तो 10,000 कम है, उससे भी ज्यादा जो लोग जो है जुड़े हुए हैं, अबाउट मेरे हिसाब से इस समय करीब 5 से 6 करोड़ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। राइट। जबकि तो हमारे एक्चुअल आंकड़े जब हम रिसर्च करते हैं तो करीब हमारे पास 70-80 लाख के करीब आते हैं। लेकिन अगर हम 93 से जब से शुरू हुआ तब से देखें तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग ने कम से कम जो है इतने सारे लोगों को टच किया है। जब टच किया है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे, कुछ खराब एक्सपीरियंसेस भी रहे, वो हर एक की लाइफ में होता है। तो हमें ये देखना है कि किस तरह से हम एक्सपीरियंस ज्यादा पॉजिटिव हो और नेगेटिव ना हो। बस अगर हम इतने की कोशिश करें एज अ डायरेक्ट सेलर, हम सिर्फ ये कोशिश करें कि हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंस और लोगों के साथ कम रहे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, और पॉजिटिव एक्सपीरियंस ज्यादा रहे, तो देयर इज नो लुकिंग बैक। आगे बढ़ना ही बढ़ना है, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मेट्स आ चुके हैं। और डायरेक्ट सेलिंग जो हम आज देखते हैं, इसका रूपरेख बदल सकता है। क्योंकि हम चाहे ना चाहे, एज एन एक्सपर्ट मैं बोलूंगी, मैंने बहुत साल पहले बोला था कि ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग, ये सारे जो रिटेल फॉर्मेट्स की मानते हैं हम इनको, इनका मर्ज होना कहीं ना कहीं अनिवार्य है। और वही हम आज देख रहे हैं कि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो ऑनलाइन नहीं है। ऑलमोस्ट मैंने ये 2011-12 में बोल दिया था कि ये आपके जो रिटेल फॉर्मेट्स है इनको मर्ज करना ही पड़ेगा, बिकॉज फ्यूचर इज लाइक दैट। कस्टमर जैसे चाहे आपको उसको वैसे बेचना है। अगर कस्टमर को ऑनलाइन चाहिए तो चाहिए, तो इसलिए सारी कंपनीज एकदम तैयार हैं, अपना पूरा बैंडविड्थ सबने बढ़ा लिए, तो सब बहुत बढ़िया चल रहा है। दैट्स ग्रेट। जैसा आपने कहा मैम कि बहुत सारी कंपनियां जो वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं, वो इंडिया में आएंगी, और आना स्टार्ट भी हुई थी, लेकिन 2011-12 में जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक टफ टाइम आया,
और आप जानती हैं कि कुछ कंपनियां बैक हो गई इंडिया में, इवन उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर लिए थे, वापस हो गई हैं। 2016 में जो गाइडलाइन आई मैम, उससे हालांकि एक पॉजिटिविटी आई, आशा की एक नई किरण वो गाइडलाइन लेके आई थी। लेकिन अगर हम कानूनी दृष्टि से देखें तो उनका महत्व उतना ज्यादा नहीं है। अब बातचीत हो रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 जो आया है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग आ रही है। और मुझे याद है अच्छे से, लॉकडाउन के टाइम पे एक मीटिंग बुलाई गई थी मिनिस्ट्रियल कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने, मैं भी उसमें पार्ट था, वो वीडियो कॉल थी। और उस समय ऐसा लग रहा था कि बस अभी रिलीज हो जाएगी, शायद अगले महीने में ही रिलीज हो जाएगी, शायद जून या जुलाई की बात है, लेकिन वो अभी तक भी आई नहीं है। आपने चूंकि इंडस्ट्री को मिनिस्ट्री के साथ में बहुत क्लोजली काम किया, फिक्की में रहते हुए भी और आईडीएसए में रहते हुए भी, तो आपको क्या लगता है कि वो डिले क्यों हो रहा है और कब तक रूलिंग आने की संभावना है मैम? देखिए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो तो रूल्स आ ही जाएंगे, उसमें इतना कुछ 3 महीने में आए, 6 महीने में आए या 9 महीने में आए, वो तो आने ही है, तो वो मुद्दा नहीं है। जो हमें प्रोटेक्शन चाहिए एज एन इंडस्ट्री, हमें प्रोटेक्शन चाहिए ऑपरेशनली, हमें प्रोटेक्शन चाहिए पीसीएमसी से। वो सब आने से भी हमारे ऊपर पीसीएमसी लटका हुआ है, बिकॉज पीसीएमसी प्राइस इट मनी सर्कुलेशन जो 1978 का बैनिंग एक्ट है। जब आप बैनिंग एक्ट बोल देते हैं, जहां पे भी हमने ये वर्ड यूज कर लिया बैनिंग एक्ट, तो वो बहुत ज्यादा किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उससे पुलिस के पास बहुत ज्यादा अधिकार हो जाते हैं किसी को भी कई बार सही चीज के लिए अरेस्ट करने के लिए, कई बार गलत चीज के लिए। क्योंकि एक जो आम आदमी है या इवन जो हमारी इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं या जो हम कंप्लेन करने जाते हैं, तो उनको डायरेक्ट सेलिंग की अभी उतनी समझ नहीं है जितनी की होनी चाहिए। इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, मैं ये एकदम स्पेसिफिक बोलना चाहूंगी, क्योंकि हमारा एज अ कंट्री बहुत बड़ा है, हर एक जने को ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल भी हो जाता है सब रूलिंग्स के अंदर, सो इसलिए इस चीज में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जो हमारे लिए अनिवार्य है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि किस तरह से हम पीसीएमसी से बच पाए, क्योंकि पीसीएमसी एक ग्रे एरिया है, और खास करके ये बात है कि वो प्रोडक्ट रिलेटेड चीजों के लिए तो बना ही नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2006 में वो हमारी इंडस्ट्री पे इम्प्लीमेंट हो गया। उस वजह से हम उसको हम आज भी सफर करते हैं। बट मेरा ये मानना है कि जब भी हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग का एक सेपरेट लॉ आ जाएगा, तब धीरे धीरे करके पीसीएमसी हमारे से हट जाएगा। पर ये कहना कि पीसीएमसी को एकदम से सरकार कभी हटा देगी, ये मुश्किल होगा, एटलीस्ट नॉट इन द नेक्स्ट 10-12 ईयर्स। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पीसीएमसी से हमें एक्सेप्शन मिल जाएगा या कोई रूलिंग मिल जाएगा, बिकॉज सरकार के भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। एक इंडस्ट्री को बचाने के लिए वो और इंडस्ट्री या पूरी जनता के लिए और सारे चैलेंजेस नहीं क्रिएट करना चाहते, तो वो लोग भी अपनी जगह पे सही है। बस हमारे को थोड़ा सब्र रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना है, और ये रखना है कि भाई हम जो भी हम बात करें वो सही हो और सही टाइम पर हो, उस तरह से हो जैसे कि कोई ग्राहक जाता है। अगर आप अपने आप के साथ किसी और के साथ ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि आप अपने आप के साथ चाहते हैं, तब हमारी जो समस्याएं होती है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर वो घट जाती है। तो ये चीज याद रखने वाली बात है। और रही बात रूल्स की, उसमें इतनी फिक्र करने की कोई बात नहीं है, रूल्स आने ही हैं और आ ही जाएंगे। जहां तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात है जी, दैट्स ग्रेट मैम। जो आपने बैनिंग एक्ट की बातचीत की, बैनिंग एक्ट की जो डेफिनेशंस हैं वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग तो हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, मतलब कुछ कंपनियों पे अप्लाई भी हो जाती हैं, और कई बार कंपनियों को भी मालूम नहीं होता कि वो बैनिंग एक्ट के तहत में आ गई हैं। तो अगर एक आम आदमी को, एक आम डायरेक्ट सेलर को जो बैनिंग एक्ट के बारे में नहीं जानता, रूलिंग नहीं जानता है, गाइडलाइन जिसने नहीं पढ़ी है, उसने डायरेक्ट सेलिंग करनी है, सही कंपनी का चुनाव करना है, या वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उसने चेक करना है मेरी कंपनी सही है या नहीं है। तो आपके अनुभव के अनुसार क्या पैरामीटर्स हैं मैम एक अच्छी कंपनी के, जो लॉन्ग टर्म चलेगी, अगले 10-20 साल तक वो इंडस्ट्री को लेके आगे जाने वाली है, क्या चेक करना चाहिए? 3 चीजें याद रखनी है। फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे उस कंपनी के, सेकेंड चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, और तीसरा आता है कि उसका प्लान कैसा है।
प्लान में आपको कितनी समझ है प्लान के बारे में, कितना आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग को पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं सिनोनियम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक रिटेल फॉर्मेट है और मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है एक सिस्टम है सेल्स इंसेंटिवाइज करने के लिए। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आपका बाइनरी भी आ जाएगा, सिंगल लेवल भी आ जाएगा, और जो है ब्रेकअवे कॉन्सेप्ट जो होता है वो भी आ जाएगा। मेरा ये मानना है कि जिन भी कंपनियों में ब्रेकअवे कॉन्सेप्ट होता है वो ज्यादा प्रोटेक्टेड रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी जो है अगर आगे जाके वो अपना प्लान चेंज करती है तो वो कई बार चेंज करती है। ब्रेकअवे जिन कंपनियों में होता है वो ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दूसरी कंपनी जिनमें ब्रेकअवे नहीं है उसमें थ्रेशोल्ड होता है, तो कहीं ना कहीं राइडर जरूर होते हैं। और जब आपको कंपनी बोलती है कि आपको खुद इतना पीवी पॉइंट या इतना बीवी पॉइंट करना है तो वो जरूर होना चाहिए। और जैसे कि और तो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस अब आजकल काफी क्लियर है, उससे अगर आप थोड़ा सा भी मतलब अगर आप ब्राउज भी करेंगे तो उससे काफी क्लैरिटी आपको मिल सकती है। दैट्स ग्रेट मैम, थैंक यू वेरी मच। आप खुद इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर रही हैं, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं उनको एसोसिएशंस की, कोई भी एसोसिएशन जो डायरेक्ट सेलिंग की है, उनकी मेंबरशिप लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस आप मानती हैं मैम? इम्पोर्टेंस तो देखो, मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की नहीं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जितने भी हैं हमारे देश में सबकी एक इम्पोर्टेंस है, एक नीड है। इंडस्ट्री को एज अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव कंपनी आपको सबकी मेंबरशिप चाहिए, चाहे वो स्पेसिफिक आपकी ट्रेड की एसोसिएशन हो और बिग चैम्बर्स हो जैसे कि सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, पीएचडी, इन सब की भी मेंबरशिप लेनी चाहिए। बट ये है कि कब लें, बिकॉज एवरीथिंग इज अ कॉस्ट। और जब आप अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं तो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा है, और प्रॉफिट मेरा फेवरेट वर्ड है जो है, इसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए आप देखेंगे कैसे आप कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे आप ज्वाइन करें, जो कि बड़े जो चैम्बर्स हैं वो आपको स्पॉन्सरशिप की अपॉर्चुनिटी देते हैं, चाहे आप उनके मेंबर हो या नहीं। तो उनके वहां पर आप उनकी एजीएम को स्पॉन्सर करें, ये मैं एकदम एजीएम जो है उनको स्पॉन्सर करें एज अ, चाहे एडवर्टाइजमेंट दें चाहे 2 दें, लेकिन 5 इयर्स के बाद जब आपकी संस्था को 5 साल हो जाए तब जरूर कोशिश करें, एक बजट एलोकेट करें कि इस साल मेरे को इस या 2 चैम्बर्स में जाना है, इस एसोसिएशन में जाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक एसोसिएशन से मान लो आपका कोई लेटर गया, वो एक एसोसिएशन ने भेजा लेकिन वो बातचीत नहीं हुई तो दूसरी एसोसिएशन से चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, हमारे कुछ नियम है या कुछ कानून है जिसकी वजह से कोई एसोसिएशन या कोई चैम्बर नहीं ले सकता, तो आप दूसरे चैम्बर के पास जा सकते हैं। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा, अनुभव ये रहा है कि अगर कोई चीज एज एन इंडस्ट्री आप लेकर जाते हैं तो वो यस हो जाता है, लेकिन सिर्फ अगर आप अपना कंपनी के हिसाब से लेके जाएंगे कि मेरे को ये चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि जब मैंने ज्वाइन किया था 2008 में, तो किसी कंपनी ने मुझे बोला था कि आप जो है पैन कार्ड को कंपलसरी मत करवाइए, पैन कार्ड शुड नॉट बी कंपलसरी फॉर डायरेक्ट सेलर्स। अब ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसके ऊपर बातचीत कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा सरकार के साथ हमें खड़े होना है। वी एज कंसल्टेंट्स आर स्टैंडिंग एज अ इन बिटवीन द डायरेक्ट सेलर्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड सरकार। सो ऐसी चीज से प्रपोज करें जिससे कि आपको नहीं पर पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट हो, तो उससे हर एक कंपनी की ब्रांड वैल्यू बनती है। जब आप इन इंडस्ट्री से जुड़ते हैं तो आप उन सब के लोगोज यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, आपके प्रचार में, तो इट गिव्स यू ऑथेंटिसिटी। और डायरेक्ट सेलिंग की हर कंपनी को ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट और ऑथेंटिसिटी चाहिए ही चाहिए, चाहे वो एमवे हो, चाहे कोई कंपनी जो अभी इंडिया में लॉन्च होने वाली, या कोई सोच प्लानिंग कर रहा हो इस समय कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनानी है, उसको भी। तो हर एक किसी को ये चाहिए ही चाहिए कि ये 2 चीजों पे जरूर करें। और जब आप मेंबर बन जाते हैं इन संस्थाओं का, तो उससे आपका जो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट है वो भी बहुत बहुत ज्यादा बेटर होता है। एंड ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट एक नेसेसिटी है, इट इज नॉट लग्जरी एनी मोर, वो करना ही करना है, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री भी ऐसी है। और कहीं भी हम कुछ बेचेंगे तो थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स तो आएंगी,
तो कंप्लेंट्स का जवाब दीजिए, कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करिए और अपना जो है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट और कंपनीज के साथ ब्रांडिंग जो आप करते हैं उसको इंटीग्रेट करके चलिए। मेरे हिसाब से हर एक एसोसिएशन के साथ आपको होना चाहिए, बिकॉज उससे आप अपने ब्रांड को एलिवेट करते हैं। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए किसी संस्था का फीस है 1.5 लाख और आपको 1.5 लाख का बेनिफिट नहीं हुआ, तो वो मत देखिए। जो आपको बेनिफिट टेंजिबल टर्म्स में हो रहा है वो नहीं दिखेगा, जो अनटेंजिबल टर्म्स है उसमें उसको मेजर करिए। ये मेरा सजेशन होगा सारी कंपनीज के। दैट्स ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं मैम, मैं आपकी इजाजत से पहला प्रश्न ले रहा हूं। हाँ जी बताएं। रितेश सोनभद्र यूपी से प्रश्न है, मैडम डायरेक्ट सेलिंग को सामाजिक मान्यता कब मिलेगी? हमारे देश के लोग इसे करियर के रूप में कब चुनेंगे? इसमें तो टाइम लग जाएगा, कम से कम 15-20 साल। जो नई पीढ़ी आएगी वही इसको अडॉप्ट करेगी, बिकॉज बहुत सारी गलत चीजें हुई भी हैं। हम सब लोग जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, आप अगर आज मैं बोलूं 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, तो इसमें से कम 50 लाख लोगों ने गलत चीजें करी हैं। तो अब 50 लाख लोगों ने अगर गलत चीजें करी हैं, तो उसका वर्ड ऑफ माउथ देखिए कितना ज्यादा होगा। तो जब उसका वर्ड ऑफ माउथ रहेगा तो डेफिनेटली डाउट रहेगा। और हर एक पेरेंट, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स की बात है और बच्चों की बात है, तो हर एक पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से बेहतर नहीं। हर एक पेरेंट की एक यही वो होती है। तो इनिशियली जो है डायरेक्ट सेलिंग सिक्योरिटी नहीं देती है, क्योंकि पता नहीं होता, आउटकम नहीं पता होता। लेकिन जब आप स्टूडेंट हैं और उस टाइम पर अगर आप शुरू कर देते हैं और साथ में आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आई एम 100% श्योर कि पेरेंट्स भी ग्रेजुअली कन्विंस हो जाते हैं। इनफैक्ट हर एक स्टूडेंट को एक बारी डायरेक्ट सेलिंग साल भर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो एक फील्ड है, एक जगह है जहां से आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं जो आपको एमबीए वगैरह भी नहीं सिखा सकता। जो एक्चुअल लाइफ ट्रेनिंग जो आपको फील्ड पे मिलती है, वो आपको कोई भी एमबीए, चाहे आप हार्वर्ड में भी चले जाएं, तो भी सीखने को नहीं मिलती। सो लाइफ ट्रेनिंग इज एसेंशियल, इसलिए जरूर ज्वाइन करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग। ट्रू मैम। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी जब हमारे मेहमान थे, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी संतान कम से कम कुछ समय तक डायरेक्ट सेलिंग जरूर करे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से जो वो सीखेगा, जो प्रैक्टिकली सीखेगा, तो वो जिंदगी के हर एक क्षेत्र में उसे कामयाब करने वाली चीज है। और हमारा जो 100 एपिसोड था मैम, उसमें हमने सुलूनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल घोषला को बुलाया था, और उन्होंने हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे पहली बार ये डिक्लेयर किया कि उनकी यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर रही है अगले सेशन से, और विद इन 2 years दे आर गोइंग टू स्टार्ट एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग, डेडिकेटेड एमबीए वो प्लान कर रहे हैं। और जब ऐसी चीजें आएंगी तो मुझे लग रहा है कि सामाजिक मान्यता और हमें जल्दी मिल जाएगी। डेफिनेटली ये तो है। इनफैक्ट मेरी खुद की बेटी है जिसने अभी शी फिनिश्ड हर अंडर ग्रेजुएशन और यूके से किया उन्होंने, तो वहां पे 1 महीना उन्होंने डायरेक्ट सेल्स किया, और डेफिनेटली उसमें हम सबको मालूम है कि उसमें हमें रिजेक्शन भी मिलता है, चलना भी काफी मिलता है। तो उसके बाद वो यूनिवर्सिटी से किया मैम उन्होंने? नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस और लॉ खत्म किया है। और वहां पे उनको जैसे जॉब मिलती है तो 1 month उन्होंने डायरेक्ट सेल्स, शी वाज सेलिंग गैस, इलेक्ट्रिस, वहां पे गैस कनेक्शंस जो है दैट शी वाज सेलिंग इन सम एरिया। तो उनसे उन्होंने काफी कुछ सीखा, और अब अपना आगे पढ़ने की पूरी उनकी तैयारी है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम, ऐसा मत सोचिए कोई भी एज अ पेरेंट, 10वीं में भी अगर आपका बच्चा है, 10th के बाद जरूर, चाहे वो बच्चा आपका ट्यूशन ही दे या ड्राइंग ही सिखाए, लेकिन कुछ उसको करना चाहिए, कुछ उसे करना चाहिए। इनफैक्ट मेरी बेटी वहां पे 4 years रही है, और पूरे 4 years उसने वहां पे काम किया है। एंड पहले शी वाज वर्किंग एज अ वेट्रेस इन अ रेस्टोरेंट, देन शी बिकेम, आफ्टर कंप्लीटिंग हर कोर्स, she was employed by them for 6 months as a full term management trainee, और बहुत सारी चीजें उसने सीख ली इतने 4 सालों में, बिकॉज कस्टमर से कैसे बातचीत करना है। तो अपने बच्चों को थोड़ा सा फ्री छोड़ दें और उन पर विश्वास रखें, जैसे उन्होंने आप पर विश्वास किया एज पेरेंट्स। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल मैम। जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन और लेता हूं। जयेंद्र सिंह का प्रश्न है, कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां
प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा प्राइस में देती हैं, क्या ये सही है? प्रोडक्ट प्राइसिंग का मैं आपको कंपैरिजन देती हूँ। देखिए, जैसे कि हम पेस्ट का ले लेते हैं, कॉलगेट, कितनी प्रोडक्शन होगी कॉलगेट की? क्विंटल्स एंड क्विंटल्स एंड क्विंटल्स होगी। तो वो डेफिनेटली जब हमारी प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो उसका कॉस्ट कम होगा। जब हम डायरेक्ट सेलिंग को देखते हैं तो हमारी प्रोडक्शन कम है, तो डेफिनेटली हमारा कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा और कॉलगेट का जो कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा। तो अगर आप उसको देखेंगे, अगर हम स्केल अप करके देखें तो कॉस्ट ज्यादा नहीं, क्योंकि जो हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन उतनी नहीं होती जितनी की अक्रॉस द काउंटर वाले प्रोडक्ट्स में होती है। या डव को आप ले लीजिए, डव जो साबुन है, या लक्स ले लीजिए, या डिटोल ले लीजिए, जितना उसका प्रोडक्शन हो रहा है उतना तो जो साबुन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बेच रही है उसका नहीं हो रहा। तो डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने पूरी कोशिश करी है कि प्राइसेस जो हैं उनके रिटेल से मिलते जुलते रहें। लेकिन कुछ यूएसपी ऐसे होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल ऐसा होता है कि उसकी वजह से कॉस्ट हम कम कर ही नहीं सकते। और आप ये मानिए कि अगर आपको प्रोडक्ट महंगा लग रहा है तो आप नहीं, तो फिर आप उसके बायर नहीं है, तो फिर कोई और कंज्यूमर है उसका। प्रोडक्ट महंगा नहीं है, कंज्यूमर कोई और है। ओके, राइट, दैट्स ग्रेट मैम। रुद्र प्रताप सिंह का प्रश्न है, मैम व्हाई यू लेफ्ट आईडीएसए? जैसे आप सब लोगों को अपना काम करने की बहुत इच्छा है, वैसे ही मेरे को भी था कि मैं अपना काम करना चाहती थी। इनफैक्ट जब मैं 10th में थी तब मुझे मॉल्स वगैरह के बारे में कुछ मालूम नहीं था, कुछ एक्सपोजर नहीं था। तो मैंने तब किसी ने मेरे से पूछा था कि क्या करना चाहते हो, तो मैंने यही बोला था कि मैं ऐसी दुकान, तो मैंने वर्ड यूज नहीं किया था, बट ऐसी जगह बनाना चाहती हूँ जहाँ पे अगर कोई लेडी घुसे तो उसको पैरों से लेकर सर तक उसको जो भी चाहिए वो मिल जाए। तो मैंने रिटेल फिकी ज्वाइन किया और मुझे वहां रिटेल पे पॉलिसी लिखने को मिला। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती थी। तो अभी मैं अपने जो मेरे और सपने हैं वो पूरे कर रही हूँ, इसलिए मैंने आईडीएस से छोड़ा। और आईडीएस से ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई भी, और आप सब लोगों से मैं रोज कुछ ना कुछ सीखती हूँ। तो वो मेरा एक मोटो रहता है कि आज मेरे को, जैसे आज मेरा हाईलाइट ऑफ द डे रहेंगे सतेंद्र वत्स के साथ चैट रहेगी, तो इसलिए हर दिन का एक हाईलाइट चूज करिए और फिर देखिए कि कैसे आप और ज्यादा आपकी जो स्पीड है किस तरह से इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज स्पीड और एक्शन बहुत जरूरी है किसी भी काम में सक्सेस करने के लिए। दैट्स ग्रेट। अंतिम प्रश्न ले रहा हूं, ये है लखन टेकम ऑफिशियल का प्रश्न है, फील्ड में कैसे तहलका मचाएं? और ये प्रश्न आपसे पूछना इसलिए वाजिब बनता है क्योंकि आपने बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स को तहलका मचाते हुए देखा है, उनको कामयाब होते हुए देखा है। तो क्या आपको लगता है जो लोग कामयाब होते हैं मैम, उनमें क्या विशेष क्वालिटी रहती होंगी? नंबर 1, दे डोंट कंसिस्टेंट रहते हैं, ओके, जजमेंट नहीं करते, कंपेयर नहीं करते, और अगर उनके साथ किसी और को सक्सेस मिल रही है तो उनकी सक्सेस में खुश होते हैं, उनसे सीखते हैं कि उन्होंने आज इस महीने में मेरे पार्टनर ने 1 लाख की सेल कर ली और मैं अभी 50,000 पे अटका हुआ हूं, तो उसको मत मानिए, आप उससे सीखिए कि ऐसा क्या किया उन्होंने, आपने कितनी कॉल्स कम करी। बिकॉज मेरा यह मानना है कैसे करना है, तहलका कैसे मचाना है, अगर आप प्लानिंग करें तो बहुत जरूरी होता है। आपके दिन के 8 घंटे हैं, 4 घंटे आप लगाइए कि आप अपना लर्निंग कर रहे हैं, और 4 घंटे आपको अपने जो आपका कंज्यूमर है या आपका डायरेक्ट सेलर है, अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, आपको उसके सामने बैठना ही बैठना है। चाहे आप फेस टू फेस मिले, चाहे आप ऑनलाइन मिले, चाहे आप फोन मिले। तो जब आप ये 4 आवर्स डेडिकेटेडली सिर्फ सेल्स के लिए करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका तहलका मच जाएगा। बिकॉज उस 4 आवर्स में देखिए कितने मिनट्स होंगे, कितनी सारी चीजें आप सीखेंगे और कितने सारे नोट्स बनेंगे कि किसको क्या चाहिए। और आप मानिए मेरे साथ भी काफी सारे डायरेक्ट सेलर्स मुझे भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो वही लोग बेच पाते हैं जो मुझे कंसिस्टेंटली फोन कर रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं। आजकल तो व्हाट्सएप है, अगर मान लीजिए किसी ने फोन नहीं उठाया तो आप वॉइस नोट छोड़ दीजिए, टेलीग्राम पे कुछ छोड़ दीजिए। पीपल वांट टू बाय विथ पीपल हुम दे लाइक। तो अपने आप को एक लाइकेबल पर्सनालिटी बनाइए और लोग आपसे जरूर खरीदेंगे। कई बार ऐसा भी होता है सेल्स के अंदर कि प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है,
प्रोडक्ट की जरूरत आपको क्रिएट करनी है अपनी लाइकेबिलिटी से और पर्सनालिटी से। ये आपको करना है। तो जब आप कंसिस्टेंटली एक्शन लेंगे, जो मेरा ये फॉर्मूला है, 4 घंटे अपने आप आपको वीडियोस बनाने हैं, अपनी पोस्ट बनानी है, कुछ कंटेंट लिखना है, उस पे दीजिए। 4 आवर्स डेडिकेटेडली प्रोस्पेक्ट्स को, प्रोस्पेक्टिंग फॉर 4 आवर्स 5 डेज अ वीक एवरी डे, और आपका तहलका मच जाएगा। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट मैम। आपके पास में सतेंद्र जी, आपने क्या ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं इससे ये समझ पाया हूँ, समटाइम हमें ये लगता है कि तहलका मचाने के लिए सिर्फ आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा, लेकिन आपने बहुत अच्छी सीख दी कि 4 घंटे सीखना पड़ेगा, मतलब इक्वली टाइम आपको सीखना पड़ेगा। वो जो हमने एक कहानी सुनी है ना कि वो लकड़हारा काम करने में इतना बिजी हो गया कि वो धार लगाना ही भूल गया। तो हमें धार लगानी रहनी पड़ेगी, तभी हम लोग तहलका मचा सकते हैं। मैं तो ये समझ पाया हूँ, और ये अपने आप में बहुत अच्छी सीख है मैम, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उनके बारे में अगर हम लोग सीखेंगे नहीं, अपडेट नहीं रहेंगे चीजों को लेके। और ये हमारे जो चैनल है मैम, ये भी सीखने का एक बेहतरीन जरिया हमने इसलिए बनाया है ताकि हर प्रकार के लोगों से हम लोग सीख पाएं। और आज के एपिसोड को जिन लोगों ने ध्यान से देखा है, तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऐसे कुछ पहलुओं के बारे में सीखा है जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं सीखा होगा। तो आपने हर प्रश्न का मैम बहुत अच्छे से जवाब दिया, और अपने व्यस्तम समय में से समय निकाला। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच छवि मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं फिर अगले महीने। राइट, थैंक यू सो मच। सो ये थी छवि हेमंत, एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने फिक्की के साथ में काम किया 6 सालों तक, और उसके बाद इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDSA की जनरल सेक्रेटरी, आज अपनी कंसल्टेंसी फर्म के माध्यम से सेवा कर रही हैं। हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है। इस एपिसोड के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, और आज के इंटरव्यू से ही आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप उनका सही जवाब देंगे तो हमारी जो वेबिनार सीरीज है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसके एक एपिसोड का आपको फ्री रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो क्विज कॉन्टेस्ट आप जरूर खेलिए। और जैसा हमने आपसे वायदा किया था 2 मार्च को कि हम पूरे मार्च महीने में हमारे देश की जो महिलाएं हैं, जो अपने आप में बहुत पावरफुल हैं, जो शक्ति के रूप में जानी जाती हैं, तो उनसे हमने सीखेंगे, और हमने सीखा। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक नई शख्सियत के साथ में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।